हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिजिकल वर्ल्ड। ये चैप्टर बेसिकली फिजिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर है। सो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टडिंग फिजिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट साइंस। साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो। It means जानना. So we can define science is the systematic organization of knowledge obtained by the human on the basis of observations and experiments. Or we can define science as the systematic study of the incidents occurring in our universe. इसका मतलब हमारे पूरे ब्रह्मांड में होने वाले इंसिडेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी ही साइंस कहलाती है। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो हम बात करते हैं अब फिजिक्स की। फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेचर। सो वी कैन डिफाइन फिजिक्स एज फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena. It means physics साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और नेचुरल फेनोमेना का स्टडी कर। नेचर मीन्स एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन अवर यूनिवर्स। और नेचुरल फेनोमेना में क्या आता है? सो ऑकरिंग ऑफ डे एंड नाइट, दिन रात का होना, ब्लोइंग ऑफ एयर, ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, revolving of earth around the sun, revolving of moon around the earth, twinkling of stars, रेनबो का बनना, ये सभी चीज़ें नेचुरल फेनोमेनाज है। सो फिजिक्स में हम नेचर और नेचुरल फेनोमेनाज की ही स्टडी करने जा रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फेनोमेना विथ साइंटिफिक मेथड। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस। साइंस में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही होता है। कोई भी लॉ ऑब्जर्वेशंस के बेस पे ही बनाया जाता है। जैसे न्यूटन ने फर्स्ट टाइम सेब को गिरते हुए ऑब्जर्व किया और उसके बेस पे उनके दिमाग में आइडिया आया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। जेम्स वॉट ने चाय की केतली के ढक्कन को ऊपर उठते हुए देखा और उसके बेस पे उन्होंने स्टीम इंजन की कल्पना की। सो एवरी लॉ, एवरी इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स स्टार्ट विथ ए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑब्जर्वेशंस सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। सब्जेक्टिव मीन्स ऐसे ऑब्जर्वेशंस जो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी फ्लावर की स्मेल अलग अलग लोगों के लिए उसकी फीलिंग अलग अलग हो सकती है। किसी को वो स्मेल अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। ऐसे ऑब्जर्वेशंस को सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं और ऐसे ऑब्जर्वेशंस का फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस जो हर पर्सन के लिए इक्वल होते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, ऑब्जर्वेशन। सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल और पोस्टुलेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के बेस पे कोई प्रिंसिपल या पोस्टुलेट फॉर्म करते हैं। इन प्रिंसिपल्स और लॉज को फॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर सिस्टमैटिक और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग करते हैं। जैसे रेनबो के फॉर्मेशन में देखा गया कि जब लाइट रेन ड्रॉप्स पे पड़ती है एक सर्टेन एंगल्स पे तो वो रेनबो फॉर्म करती है। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके ये देखा गया कि एक्चुअली जब सनलाइट ऐसे रेन ड्रॉप्स पे पड़ती है तो वो रेन ड्रॉप्स उनको इनके कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक कर देती है, स्प्लिट कर देती है। इसका मतलब ये डिफरेंट कलर्स सनलाइट में ही होते हैं। सो लाइट की क्वालिटी के बारे में स्टडी करना, दिस इज qualitative reasoning. Similarly, quantitative reasoning,
जैसे न्यूटन्स लॉ में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस अगर डबल कर दें तो ये फोर्स कितना कम हो जाएगा। इट मीन्स फोर्स की क्वांटिटी किस तरह से चेंज होगी डिस्टेंस को इंक्रीज करने पे, इसकी स्टडी करना। एंड थर्ड वन इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब आपने जो प्रिंसिपल बनाया उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे न्यूटन ने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाले फोर्स को एक फॉर्मूला के रूप में एक्सप्रेस किया, F = Gm/m2/r²। सो उन्होंने अपने लॉ की मैथमेटिकल मॉडलिंग की और इसके बाद इस लॉ के बेस पे प्रेडिक्शंस करना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर टू फॉर्म ए प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल तो आपने फॉर्म कर दिया, अब इस प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन किया जाएगा विद द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। अब आपका जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस को वेरीफाई कर रहा है या नहीं, उनको एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। इट मीन्स हम एक्सप्लेन करते हैं, वेरीफाई करते हैं अपने प्रिंसिपल को विद द रियल थिंग्स, विद द रियल ऑब्जर्वेशंस। एंड नेक्स्ट, इफ नीडेड इम्प्रूवमेंट इन द प्रपोज्ड प्रिंसिपल। और अगर इसमें कुछ एरर है तो उसको इम्प्रूव करना। एक्चुअली जितने भी नेचुरल लॉज होते हैं उनको डायनेमिक कहते हैं हम। इट मीन्स इन लॉज के बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि ये 100% करेक्ट है और इन फ्यूचर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जैसे बहुत समय तक माना गया कि न्यूटन के लॉज हर ऑब्जेक्ट के लिए करेक्ट हैं, बट बाद में पाया गया कि हाई वेलोसिटी से मूव करने वाले टिनी पार्टिकल्स के लिए ये करेक्ट नहीं है। इसके लिए आइंस्टीन ने एक नई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज्ड की। So any law in the physics is not permanent. It has always chances to improve. Last step, if needed, there should be an improvement in the proposed law. कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसे पूरी फिजिक्स आती है। इसका रेंज, इसका स्कोप बहुत हाई है। इसमें एक तरफ हम बहुत छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की स्टडी करते हैं, तो दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स की भी स्टडी करते हैं। पूरे तरह की फिजिक्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स एंड माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में बेसिकली हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट्स के मोशन और डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, जैसे प्लैनेट्स के मोशन की स्टडी, सैटेलाइट्स के मोशन की स्टडी या कोई व्हीकल के मोशन की स्टडी। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज या प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज को यूज़ करते हैं। फिजिक्स में कुछ सब ब्रांचेस भी हैं, जैसे मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन की बेसिकली स्टडी करते हैं। इसमें मैटर्स के डिफरेंट लॉज के बारे में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स बेसिकली न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन पे बेस्ड ऑन है। इसमें हम रॉकेट प्रोपल्सन, इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स का मोशन एट्सेट्रा की स्टडी करते हैं। इस ब्रांच में हम मैटर्स, फोर्स, इनर्शिया, इम्पल्स, टॉर्क, एनर्जी एट्सेट्रा फिजिकल क्वांटिटीज़ के कॉन्सेप्ट की भी स्टडी करते हैं। इसके कुछ सब ब्रांचेज हैं लाइक स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। नेक्स्ट ब्रांच इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल मीन्स हीट। सो बेसिकली इसमें हम हीट की स्टडी करते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स के हीट इक्विलिब्रियम, हीट का ट्रांसफ़र और हीट का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन, वर्क में कन्वर्जन,
थर्मोडायनेमिक्स लॉज और इसके कुछ एप्लीकेशंस लाइक हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर की स्टडी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लाइट के डिफरेंट फेनोमेनाज लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब फेनोमेनाज की स्टडी करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आइज, रेनबो एट्सेट्रा फेनोमेनाज को भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग चार्ज या मैग्नेट से बेस्ड ऑन फेनोमेनाज को स्टडी करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग गॉस लॉ, फैराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ, साथ ही साथ मैक्सवेल्स इक्वेशन की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे, प्रोपगेशन ऑफ वेव्स इन आइनोस्फेयर एंड डिफरेंट फेनोमेनाज की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस की स्टडी बेसिकली की जाती है और उससे प्रोड्यूस्ड होने वाले डिफरेंट टाइप के वेव्स की स्टडी करते हैं। जैसे हमारा साउंड कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट होता है, ये सब स्टडी हम लोग ऑसिलेशंस एंड वेव्स में करने जा रहे हैं। सो दीज आर द सब ब्रांचेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स इन विच वी यूज क्लासिकल मैकेनिक्स। 11th और 12th में आपको क्लासिकल मैकेनिक्स ही पढ़नी है। 12th में लास्ट में कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें हमें क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा या जिनमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम लोग बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज यूज़ करते हैं। जैसे इसमें हम लोग कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स की स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब की स्टडी करने जा रहे हैं। सो दिस इज माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फिजिक्स का स्कोप बहुत ब्रॉड है। अब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी ये दोनों एक दूसरे के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम कह सकते हैं कभी कभी टेक्नोलॉजी से फिजिक्स के प्रिंसिपल बनते हैं तो कभी फिजिक्स के प्रिंसिपल से नई टेक्नोलॉजी बनती है। जैसे जूल द्वारा खोजे गए हीट के वर्क में कन्वर्जन से हीट इंजन का निर्माण हुआ, उसी तरह फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रिक जनरेटर बना। लीवर सिस्टम से डिफरेंट टाइप के मशीन्स की डिज़ाइन तैयार हुई। इसी प्रकार सेमीकंडक्टर्स, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर्स के स्टडी से रेडियो, टेलीविज़न, रोबोट्स का इन्वेंशंस संभव हो पाया। न्यूक्लियर फिजन के स्टडी से न्यूक्लियर रिएक्टर, एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के स्टडी से हाइड्रोजन बम इन्वेंट हुआ। इसी तरह एक्स रेज के इन्वेंशन से एक्सरे मशीन बना जो मेडिकल साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से एक बहुत डीप रिलेशन है। हर टेक्नोलॉजी किसी न किसी फिजिकल रूल पे वर्क करती है। इसी तरह टेक्नोलॉजी से बहुत सारे फिजिकल रूल्स इन्वेंट होते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से रिलेटेड। फिजिक्स और सोसाइटी का क्या रिलेशन है? फिजिक्स ने सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स के थ्रू पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट है और ये सभी टेक्नोलॉजी फिजिक्स के किसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। फिजिक्स ने सोसाइटी के लिए इंटरटेनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, हर फील्ड में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो वी कैन से फिजिक्स इज़ वेरी मच रिलेटेड टू सोसाइटी। अब हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में बहुत सारे फोर्सेस को देखते हैं, जैसे
जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रह के उसके रेस्पेक्ट में मूव करता है तो उनके कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, इसी तरह किसी लिक्विड के फ्री सरफेस में वर्क करने वाला सरफेस टेंशन, सिमिलरली दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, दो मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, किसी लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स, एंड all these forces acting between macroscopic objects arise from two fundamental forces. First one is gravitational force and second one is electromagnetic force. Similarly, in microscopic world also we faces lot of forces like electric forces between electrons and protons, nuclear forces between proton and proton, proton and neutron, neutron and neutron, weak forces in beta decay. So all these forces acting between microscopic objects also arise from two fundamental forces. One is weak nuclear force and other one is strong nuclear force. So in this way we can say there are four fundamental forces in nature. हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं और इन्हीं फोर्सेस के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है और ये फोर्स उनके मास की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। इट मीन्स यूनिवर्स में कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है उनके बीच में ये फोर्स वर्क करता है। और न्यूटन ने दो मासेस के बीच लगने वाले इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, अकॉर्डिंग टू विच द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स placed at r distance is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between the masses. और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा g. So F is equal to g m1 m2 by r square, where g is universal gravitational constant और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। 4 फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इट मीन्स द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स depends only on the initial and final position of the object. It does not depend on the path followed by the object. इसका मतलब जैसे किसी ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल पॉइंट ए से ले जाते हैं बी तक, तो इस सिचुएशन में ग्रेविटी के अगेंस्ट किया गया वर्क डन वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ये इनके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट को हम ए से बी तक इस तरह से भी ले जाते तो भी वर्क डन सेम होता, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी भी उतना ही है। सो इन दिस वे वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स नेचर इज कंजर्वेटिव। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। अब ये सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जिनका डायरेक्शन दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है, इनको हम सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F is inversely proportional to 1/r square और ये लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। इट मीन्स अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम डबल करें तो फोर्स 1/4 रह जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज इन्वर्स स्क्वायर लॉ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इट्स रेंज इज इनफाइनाइट।
किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज इनफाइनाइट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल देखें तो सन, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होल्ड किए हुए हैं। सिमिलरली मून को अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड किए हुए है। हमारे पूरे यूनिवर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स ही होल्ड किए है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द फील्ड पार्टिकल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटॉन्स। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटॉन्स के एक्सचेंज से ग्रेविटेशनल फोर्स अराइज होता है, प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके नाम से ही क्लियर है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दो चार्ज पार्टिकल्स सपोज कर लीजिए अगर रेस्ट में है तो उनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और अगर ये चार्जेस मोशन में हो जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगते हैं और अब इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो चार्जेस अगर रेस्ट में हैं तो उनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को कूलम्स लॉ के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विच द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k, सो f इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। और k की वैल्यू SI यूनिट के लिए और दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम एयर या वैक्यूम होने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सो k के प्लेस पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं q1 q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट निकालने के लिए हम r को इधर भेज देंगे, सो k विल बी इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन q1 q2। सो f का न्यूटन, r का मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 दोनों चार्ज है तो कूलम स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन फोर्स भी वर्क कर सकता है। ये डिपेंड करता है दोनों के नेचर पे। अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं यानी दोनों या तो प्लस या प्लस हो या माइनस और माइनस हो तो इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स। और अगर ये अनलाइक चार्जेस हो, इट मीन्स एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ। नाउ नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। इट मीन्स वर्क डन बाय और अगेंस्ट these forces does not depend on the path followed, it depends only on the initial and final position of the objects. Next one is, it is central force. It means the direction of force is along the line joining the charges. यानी दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के along ही इस फोर्स का डायरेक्शन होगा। Next, it also obeys inverse square law. It means force is inversely proportional to the square of the distance between the charges. Its range is also infinite. But बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने पे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा, बट इट विल वर्क। नेक्स्ट वन इज, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन्स के एक्सचेंज की वजह से दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो इन इंटरेक्शन बिटवीन टू elementary particles like beta and antineutrino is called weak nuclear force. ये बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स होता है और नेचर में ये बहुत वीक होता है, इसके नाम में से ही क्लियर है। जैसे बीटा डीके के केस में, बीटा डीके क्या होता है, ये एक रिएक्शन होता है जिसमें न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में, साथ ही साथ उससे एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस को बीटा डीके कहते हैं। और बीटा डीके के केस में ये इलेक्ट्रॉन्स और एंटी न्यूट्रिनोस के बीच में जो फोर्स वर्क करता है दैट इज
वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स नेचर का सेकेंड सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ 10⁻25 टाइम्स stronger than the gravitational force. Gravitational force is the weakest force in the universe. Next, this is not a central force and it does not obey inverse square law also. Next, it is a short range force and acts inside the nucleus. ये बहुत ही short range force होता है. Next force is strong nuclear force. न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इट मीन्स क्लोरीन के एटम के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स होंगे। अब प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इससे न्यूक्लियस ब्रेक हो सकता है। बट इट डज नॉट हैपन इन एक्चुअल, बिकॉज अगर ऐसा होता तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाने से कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब कोई न कोई फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को बाइंड किए हुए है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक होता है। सो इट कैन नॉट बाइंड द प्रोटॉन्स, एंड सिमिलरली इट कैन नॉट बी वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑल्सो। सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, एंड बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर वर्क करता है, सो इसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर वर्क करने का मतलब ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होगा। इट मीन्स ये तभी एराइज होगा जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो। सो द फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ओवर ए डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसका नेचर क्या होता है? इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट अगर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस 0.7 फर्मी से भी कम हो जाए तो ये रिपल्सिव भी हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स, इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज़ ए शॉर्ट रेंज फोर्स। और अभी हमने बताया ये पार्टिकल्स के बीच में तब वर्क करता है जब उनके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम हो। It arises by the exchange of meson between the nucleons. It means due to the exchange of meson between the nucleons, it means protons and neutrons, neutrons and neutrons, this force arise. So in this way ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी सभी तरह के फोर्सेस इन्हीं फोर्सेस से अराइज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, विच इज़ यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल लॉज। साइंटिस्ट शुरू से ही डिफरेंट टाइप्स के लॉज को कंबाइन करके एक सिंगल लॉ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि डिफरेंट टाइप के फेनोमेनास को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सके। इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट भी किया, जैसे हमने इससे पहले के टॉपिक में डिस्कस किया कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के फोर्सेस केवल 4 फंडामेंटल फोर्सेस से अराइज होते हैं। सो डिफरेंट टाइप के लॉज को यूनिफाई करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ अटेम्प्ट किया, जैसे न्यूटन ने 1687 में सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मीन्स सोलर और अर्थ मैकेनिक्स को कंबाइन किया और दिखाया कि ये दोनों ही सेम लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। जैसे हमारे अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉलिंग या फिर अर्थ का सन के अराउंड घूमना, ये दोनों ही लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। इसी तरह से मैक्सवेल ने 1873 में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स
तीनों को कंबाइन करके दिखाया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. सो दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ लॉज. और नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन लॉज. डिफरेंट प्रोसेसेस आर गवर्न बाय डिफरेंट फोर्सेस. और किसी भी प्रोसेस में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज अनचेंज्ड रहती हैं तो कुछ टाइम के साथ चेंज भी होती हैं. So those physical quantities which remains unchanged are called conserved, and the interpretation of the condition for their conservation are called conservation laws. So अब हम बात करने जा रहे हैं conservation laws पे. सबसे पहले बात करते हैं law of conservation of energy. So according to this law, energy neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another form. It means what? When energy is neither being created or nor being destroyed, so total energy of the universe will remain conserved. इसको एक एग्जांपल लेके देखते हैं. सपोज किसी बॉडी को h हाइट से फ्रीली छोड़ देते हैं. सो जब ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पे होती है, एट मैक्सिमम हाइट its kinetic energy is what? बिकॉज इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है इसलिए ज़ीरो होगी. और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h एंड इट्स मास इज m. अब लोएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh. और पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इसकी हाइट ज़ीरो है सो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी. और इस तरह से टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड इट विल बी mgh प्लस ज़ीरो. इट मीन्स mgh. इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला कैसे. सो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को फ्री फॉलिंग कराने पर, यहाँ आने पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी. इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. और यहाँ से वेलोसिटी निकाल कर हाफ mv स्क्वायर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें आ जाएगा. इसी प्रकार जब हम किसी कोयले को बर्न करते हैं तो उसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इसकी केमिकल एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. सिमिलरली हम अपने लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें लाइट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है. और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस जैसे बल्ब, इलेक्ट्रिक फैंस, ये लाइट का केवल कन्वर्जन करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. सो इन दिस वे हम कह सकते हैं एनर्जी को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है न ही क्रिएट किया जा सकता है. इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इस लॉ को और डिटेल में आइंस्टीन ने बताया. अकॉर्डिंग टू हिम मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर. इसका मतलब मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया E इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट. इट मीन्स अगर हम m मास को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो एनर्जी की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे यदि हम 1 kg मास को कन्वर्ट करें एनर्जी में तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻16 जूल. सो 1 kg मास इज इक्विवेलेंट टू 9 × 10⁻16 जूल. सो एनर्जी कंजर्वेशन को और डिटेल में कहना हो तो हम कहेंगे द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स इज conserved. Now next conservation law is law of conservation of charge, according to which charges are neither created or not destroyed. It can only be transferred from one body to another body. It means the total charge of an isolated system remains conserved. चार्ज न ही क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इसको केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. न्यूक्लियर फ्यूजन में
यूरेनियम पर न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करने पर इसका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है 2 लाइट न्यूक्लियाई में, बेरियम और क्रिप्टॉन के, साथ ही 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं। इस केस में यूरेनियम और न्यूट्रॉन ये रिएक्टेंस हैं और इनसे ये प्रोडक्ट बन रहा है। सो चार्ज ऑन रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन यूरेनियम प्लस चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, इसका मतलब इसके एक एटम में 92 प्रोटॉन्स होंगे और 92 प्रोटॉन्स पे चार्ज हो जाएगा 92E, वेयर E इज द चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन हमें पहले से ही पता है न्यूट्रल होता है, सो इस पे चार्ज 0 हो जाएगा। सो टोटल चार्ज ऑन द रिएक्टेंस विल बी 92E। रिएक्शन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट का चार्ज हो जाएगा, सो चार्ज ऑफ बेरियम प्लस चार्ज ऑफ क्रिप्टॉन प्लस चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है, इट मीन्स इस पे 56E के इक्वल चार्ज होगा। क्रिप्टॉन 36E और न्यूट्रॉन पे 0, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 92E। इसका मतलब रिएक्शन के बाद और रिएक्शन के पहले टोटल चार्ज इक्वल है, इट मीन्स charge is conserved. This is law of conservation of charge. Now the next conservation law is law of conservation of linear momentum, according to which in the absence of external force the linear momentum of the system remains unchanged. It means यदि किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम में सभी बॉडीज़ का टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए ये 2 बॉडीज़ हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी u2 है और u1 इज़ ग्रेटर देन u2। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। बिकॉज m1 की वेलोसिटी अधिक है, सो ये आगे जाके कहीं ना कहीं इसको कोलाइड करेगा, इसको टक्कर मारेगा। सो आफ्टर सम टाइम ये दोनों कोलाइड करते हैं। अब कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है, एंड v2 इज़ ग्रेटर देन v1। अब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगेगा और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सो इस सिस्टम का कोलिजन से पहले टोटल लीनियर मोमेंटम कोलिजन के बाद टोटल लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। इट मीन्स लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है मास इंटू वेलोसिटी। सो पहले ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम होगा m1 इंटू u1, दूसरे का m2 u2। अब पूरे सिस्टम का तो m1 u1 प्लस m2 u2, और ये इक्वल होगा m1 v1 कोलिजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम प्लस m2 v2 ये पूरे सिस्टम का। सो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। Now next one is law of conservation of angular momentum, according to which in the absence of any external torque acting on a system of particles, the angular momentum of the system remains conserved. इसका मतलब यदि किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है L = I ओमेगा। इट मीन्स इट विल बी कंजर्व इफ टाउ इज 0। इसमें I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं I1 ω1 = I2 ω2। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंक्रीज होने पे ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिक्रीज होने पे ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।